तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना हेडिंग रहेगा डेफिनेशन नंबर 2, ठीक है, ऑफ फंक्शन, और इसका नाम है इक्वेशनल और एल्जेब्राइक अप्रोच। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहले एक एक चीज को लिख देता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखो any equation in x and y will represent a function if सर हाँ if सर for, अभी तक कुछ हुआ क्या? सॉरी 5 मिनट्स लेट हो गया। नहीं बेटा, बस अभी स्टार्ट हो गया। if for ठीक है। every value of x that we put in the equation, we get exactly one value of y from that equation। इसको बहुत ही अच्छे से पहली बार आप लोग पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। हुआ पढ़ना? हाँ सर। ठीक है, पहले एक तो एग्जाम्पल लेते हैं और फिर मैं इससे रिलेटेड और भी जो 3-4 अलग अलग बात है वो सारा बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले देखते हैं कि एक्चुअली ये मीन क्या कर रहा है। सपोज करो कि मैं 2-3 इक्वेशन अभी लिखूंगा। ठीक है, एक इक्वेशन आप ले लो, फॉर एन इंस्टेंस y इज इक्वल टू x प्लस 1। एक इक्वेशन आप ले लो y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एक इक्वेशन आप ले लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, और एक इक्वेशन आप ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये सारा मैंने इक्वेशन लिया है अलग अलग। ये मान लो कि नंबर 1, ये मान लो कि नंबर 2, ये मान लो कि नंबर 3, और ये मान लो कि नंबर 4। और ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी इक्वेशन को कब आप फंक्शन मानोगे और कब आप फंक्शन नहीं मानोगे। So any equation in x and y will represent a function if for every value of x that we put in the equation, we get exactly one value of y from that equation। ये है डेफिनेशन जो ऊपर लिखा हुआ। अब इसको फॉलो करते हुए आपको ट्राई करना है इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कुछ वैल्यूज ऑफ x को डाल के चेक करना है कि क्या y का बिहेवियर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बेटा कि एट मैं अगर x इक्वल टू 0 बात करूं तो क्या आपको लगता है कि y इज इक्वल टू 1 आएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर।
ओके, एट एक्स इक्वल टू बेटा मैं अगर 1 बात करूं तो आपको क्या लगता है y इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। सपोज करो कि इसी के अंदर में बेटा हम अगर x इक्वल टू 2 रख के सोचें तो y इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 3 आएगा। अब ये अभी तो नया नया है तो इसीलिए मैंने ये सारा वैल्यूज रख के पूरा प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके आपको शो करा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग इतना डिटेल में शो करें। इन सब बातों को तो हम मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या डालने पे क्या आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो हर एक केस में अलग अलग x को डालने पे हमको अलग अलग y मिल रहा है, नो डाउट। लेकिन एक बात हर एक केस में अश्योर्ड है कि x का एक वैल्यू डालने पे y का कितना वैल्यू मिल रहा है हम लोग को करस्पॉन्डिंग उसके? एक या एक से ज्यादा? एक, एग्जैक्टली एक। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हेंस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है बेटा ये अपने आप में क्या होगा? फंक्शन होगा। देयरफॉर इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। ठीक है। ऑन कॉन्ट्रेरी आप थोड़ा सा नंबर 2 के बारे में बात करो और आप चेंज को प्रॉपर्ली महसूस कर पाओगे। 2 के अंदर में आप एट एक्स इक्वल टू 0 बात करो तो यहाँ पर आपको चेंज महसूस नहीं होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और वहां से भी मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 0। तो एक x डालने पे एक y मिला, तो यहाँ पर तो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे तो ठीक ही है, जैसा चाहिए था वैसे ही मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप x इक्वल टू 1 रख के ट्राई करोगे एकदम आंख खुला का खुला रह जाएगा तो भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो जैसे ही आपको एक x डाल के 2y मिला तो अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है? नहीं है। नहीं। देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। अब आप सोचोगे कि सर y नॉट अ फंक्शन, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि ये फंक्शन नहीं होगा y का 2 वैल्यू मिलने पे? तो उसको ना थोड़ा हम लोग ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जैसे x और y के अंदर में जो इक्वेशन होगा उसको यदि आप फंक्शन के अंदर प्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर की तरह सोचो तो ऑब्वियसली फंक्शन के अंदर में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होता है? ऑर्डर्ड पेयर x, y प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आप लोग सबको मालूम है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब कभी भी ये सेकेंड नंबर के इक्वेशन के टाइप का सिचुएशन होगा ना तो वहां पे आप देखो कि ये जो सिनेरियो है इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से सोचें तो क्या हो रहा है वो समझो। हो ये रहा है कि 1, ऑर्डर्ड पेयर ये भी f के अंदर प्रेजेंट है और 1, -1 ऑर्डर्ड पेयर ये भी f के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो क्या आपको याद है कि लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या बात करा था कि डोमेन सेट में प्रेजेंट सबके पास में एक एसोसिएशन होना चाहिए और सबके पास में एग्जैक्टली एक ही एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 का कितना एसोसिएशन दिखाई दे रहा है आप लोग? 2। तो ये बेटा फंक्शन को सपोर्ट करेगा या फंक्शन के अगेंस्ट जाएगा? अगेंस्ट। अगेंस्ट जाएगा। तो इसीलिए ये फंक्शन होगा कि ये वाला इक्वेशन फंक्शन नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन ये वाले में तो आप क्या देख सकते हो कि ऑर्डर्ड पेयर 0, 1, ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, ऑर्डर्ड पेयर 2, 3। तो इसमें क्या है कि किसी भी डोमेन के मेंबर के पास या किसी भी एक्स के वैल्यू का एक से ज्यादा एसोसिएशन नहीं हो रहा है। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? तो इसीलिए इस टाइप का जो सिनेरियो होगा वो फंक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, इसी तरीके से बेटा थोड़ा मन में आप एक बार इमेजिन करो और मेरे को नंबर 3 पे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये आप लोग को लग रहा है कि फंक्शन बन पाएगा कि फंक्शन नहीं बन पाएगा? सर है फंक्शन। ये है फंक्शन, मतलब x का कोई भी वैल्यू आप डालो और आप देखोगे कि y का जो वैल्यू निकल के आ रहा है उससे करेस्पॉन्डिंग दैट विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, तो देयरफॉर इट विल बी अ फंक्शन। ठीक है, नंबर 4 पे कमेंट करो आप लोग। नहीं है सर। कोई काउंटर एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? x को 1 मत लो, ये चलो ठीक है 1 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को 1 ले लेते हो तो उस टाइम पे क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1 स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 24 और y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24।
तो यहाँ से हम क्लियरली एक बात समझ सकते हैं कि भैया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर मैं सोचूं तो 1 अंडर रूट 24 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी f के अंदर प्रेजेंट है, एंड 1 माइनस अंडर रूट 24 जो है वो भी f में प्रेजेंट। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा कि 1 का जो इमेजेस है उसको यूनिक नहीं रहने देगा। बोलो स्टूडेंट्स, क्या ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, एक बार आप लोग और ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है पर्पल कलर से, इसको एक बार और पढ़ लो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया पढ़ना? ओके, ऑलराइट। तो अब ध्यान से सुनो बेटा, आगे कुछ नोट्स वगैरह है आप लोग के लिए इसके अंदर में, ठीक है। सबसे पहले तो ये सोचते हैं, क्या बोल रहे हो? नहीं सर। ओके, ठीक है। मैं बताता हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप लोग मन में सोच रहे हो कि सर ये दो डेफिनेशन का जरूरत क्या है, एक डेफिनेशन सेट थ्योरी के हिसाब से और एक डेफिनेशन अलजेब्रा के हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा आप लोगों को कि पहला डेफिनेशन और दूसरा डेफिनेशन कोई एकदम से अलग अलग चीज नहीं है। पहला डेफिनेशन और दूसरा डेफिनेशन दोनों का दोनों आप समझो कि कंसिस्टेंट है, दोनों एक ही बात है। हाँ, पहले वाले में क्या था कि जब आपके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा फंक्शन के अंदर में, तो उस टाइम पे जो पहला डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया सेट थ्योरी के हिसाब से, वो डेफिनेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट है उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिसके अंदर में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो। लेकिन अगर आपके फंक्शन के अंदर में इमेजिन करो कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स का क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए, लगभग मान लो कि इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को रूस्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर पाना किसी भी एक फंक्शन के अंदर में, आप लोग सोचो प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल नहीं है? नहीं है। तो इसी उस टाइम पे हम क्या करते हैं बेटा कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x, y जो f के अंदर में रहना चाहता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि y और x के अंदर में उसके कंडीशन को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर देते हैं एज अ इक्वेशन कि भाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर x, y अगर f में जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, वो जा सकता है, लेकिन उसको ये वाला कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस जब बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स f में प्रेजेंट होगा, तो पहला वाला डेफिनेशन और उसका अप्रोच वगैरह क्या है कि उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इतना सूटेबल नहीं रहता। तो इसीलिए हम लोग ये वाला डेफिनेशन पढ़ते हैं, और इस डेफिनेशन में कुछ नहीं है, हम फंक्शन को एक इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो इक्वेशन बेसिकली ये क्राइटेरिया होता है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में कब जा सकता है, जब वो ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ तक का सारा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा यहाँ से। अब देखना, मैं कुछ नोट्स लिखवाता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। नोट्स में नंबर 1, द फंक्शन in equational form is generally represented by a common symbol y और fx। इसका क्या मतलब है? देखो कि आपको सपोज करो कि कोई फंक्शन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मानो कि ये ऊपर वाला ही ले लेते हैं, एक नंबर वाला y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये ना आपको क्वेश्चन के अंदर में 3 तरीके से दिया जा सकता है। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दे तो भी ये फंक्शन है, और एक पॉसिबिलिटी है कि y नहीं लिख के वो y के जगह पर लिख दे fx इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका भी एक ही मतलब है। और कई बार तो क्या होता है कि दोनों सिंबल को ही यूज कर लेते हैं, ये y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो y या fx या y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है,
ये जो सिंबल है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रखा है, ये आपको सारे क्वेश्चन में एज अ कॉमन सिंबल मिलेगा। और हर क्वेश्चन जो फंक्शन का होगा उसके अंदर में जो ये वाला पार्ट है ना, एक्स के एक्सप्रेशन वाला पार्ट, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये हर सिचुएशन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो y और fx वाला जो पार्ट है, ये हर एक सिचुएशन में आप लोग को कॉमन दिखाई पड़ेगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, दे आर जस्ट कॉमन सिंबल्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी फंक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? स्मार्ट करो एक बार। हाँ सर। Okay. जैसे आप यहीं पे देख लो बेटा कि जैसे y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में वही y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 2। फिर क्वेश्चन नंबर मान लो कि 2 के हिसाब से अगर आप देखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यहाँ से y निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट x आ जाएगा। फिर मान लो कि यहाँ से अगर y निकालोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y विल बी अ कॉमन सिंबल, और y के जगह पे एक और सिंबल क्या यूज हो सकता है, f ऑफ x। ठीक है, these two are common symbols which are used to represent function, और y is equal to जो x का एक्सप्रेशन होगा, this will vary from question to question। और किसी भी क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा गिवन रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा कि फंक्शन में x का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए या फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। क्या ये चीज क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से सुनना। से y is equal to fx is equal to x plus 5, ठीक है, इज अ फंक्शन। मान लो कि ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ऑब्वियसली फंक्शन होगा वो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप x का कोई भी वैल्यू मन में यहाँ पे डाल के देखो, और एवरी टाइम आपको fx का या y का एक ही वैल्यू मिलेगा उस x के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। बोलो मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो। ओके, तो अगर ये ठीक है बेटा, तो ऑब्वियसली अगर सिंस x का एक वैल्यू डाल के मेरे को y का एक ही वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब आगे बात करते हैं बेटा। नाउ इफ वी टेक x इज इक्वल टू 2, देन तब क्या होगा, y का जो वैल्यू है x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, आप fx के हिसाब से सोचो तो यहाँ लिखोगे f ऑफ 2, क्योंकि आप x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, और यहाँ पर x के जगह पे 2 बिठा दोगे तो 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। बोलो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहाँ से हाँ, बेटा सर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो 2 था x का वैल्यू, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो 7 मेरे निकल के आया है, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को ये इमेजिन करना है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा जो f के अंदर प्रेजेंट होगा, तो क्या कंक्लूजन होगा आपका? 2,7। 2,7। यस, ये चीज याद रखना कि देन ऑर्डर्ड पेयर 2,7 बिलोंग्स टू f। ये इस तरीके से हम लोग को सोचना है। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि कौन प्री इमेज कौन इमेज, तो क्या बोलोगे? 2 इमेज है, 2 प्री इमेज है, करेक्ट, और 7 क्या है, इमेज है। और ज्यादा अप्रोप्रिएट और क्या होगा, ये होगा ना कि 2 इज प्री इमेज ऑफ 7 एंड 7 इज इमेज ऑफ 2। बोलो हाँ या ना। ओके, ऑलराइट, तो ये इतना सा बात याद रखना कि ये जो मैंने लिखा है, मतलब कोई भी x का वैल्यू डालने पे y का जो वैल्यू निकलेगा वो फिर लास्ट में कंक्लूजन ये होगा कि x का जो भी वैल्यू था करस्पॉन्डिंग y का जो भी वैल्यू था, वो दोनों मिला के एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेगा, और वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ प्रेजेंट रहेगा, f में। ठीक है, x का जो वैल्यू है दैट विल बी प्री इमेज, y का जो वैल्यू है दैट विल बी इमेज। क्या ये वाला बात समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके, अब बेटा अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो। अब यहाँ से हम ना थोड़ा सा डोमेन ऑफ द फंक्शन के बारे में बात करें। डोमेन आप लोगों को याद होगा कि शुरू से लेके एंड तक अभी तक डोमेन बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। डोमेन का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन अ गिवन सिचुएशन। ये होता है डोमेन का मतलब। रिलेशन में भी यही मतलब था, फंक्शन के फर्स्ट डेफिनेशन में भी यही मतलब था,
खाली फंक्शन के फर्स्ट डेफिनेशन में एक इशू क्या था कि जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट होता था उसका सारा एलिमेंट यूज करना मैंडेटरी था। तो जब कभी भी हम फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन पुल अप करते थे, बनाते थे, क्रिएट करते थे उसको, तो हमने नोटिस करा कि हर बार फर्स्ट सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारा एलिमेंट डोमेन वाले सेट में आ ही जाता था। तो हमने डेफिनेशन को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया और हमने बोला कि यार पूरा का पूरा सेट ही जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट वो एक फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन। क्या ये वाला बात सबको याद है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप लोग सोचना, हाँ तो पूरा प्रॉपर्ली आप लोग को फील आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैं सोचूं कि ये वाला फंक्शन का डेफिनेशन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग फंक्शन के अंदर में ऑर्डर्ड पेयर क्या जाने वाला है, x, y ऑर्डर्ड पेयर जाने वाला है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और x, y ऑर्डर्ड पेयर अगर जाने वाला है बेटा तो उसमें फर्स्ट कंपोनेंट कौन है, x या y? x है। तो अगर मैं सारे फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन बनाऊं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है डोमेन का डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए क्या जैसा मैं लिखने वाला हूं अभी? थोड़ा ध्यान से देखना। इन द सेकेंड डेफिनेशन द डोमेन of the function means collection of all the real values of x that we can put in the equation such that we get a real value of y corresponding to it from the equation। देखो थोड़ा लंबा डेफिनेशन हो गया है, एक बार आप लोग पढ़ लो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, फिर एक दो एग्जांपल में दिखाऊंगा तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। हुआ पढ़ना? ओके, अब देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार वापस इस जगह पे आ जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट है बेटा, इसको जो जो ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करेगा वो सारा ऑर्डर्ड पेयर f में प्रेजेंट होगा। इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू f। बोलो हाँ कि ना। हाँ। डोमेन मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। ओके, अब यहाँ पर बात मैंने क्या लिखा कि in the second definition the domain of the function means collection of all the real values of x that we can put in the equation such that we get a real value of y corresponding to it from the equation। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखो, मैं दो एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि एक एग्जांपल है मेरे पास में, नंबर 1 y इज इक्वल टू x प्लस 2, और एक एग्जांपल है मेरे पास में नंबर 2 y इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस 2। ठीक है, अब फर्स्ट वाले एग्जांपल में पहले तो ये सोचो कि इज इट अ फंक्शन और इट इज नॉट अ फंक्शन। पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है सर। है, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y का हर बार एक एक वैल्यू ही निकल के आएगा करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x। बोलो स्टूडेंट्स हाँ या ना। हाँ सर। अब बेटा थोड़ा सा डोमेन पे बात करते हैं। तो डोमेन में क्या होगा देखो, कि जैसे मान लो कि इसके अंदर में आप x की जगह पे मान लो कि मैं 2-3 एग्जांपल भी ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि x की जगह पर 1 डालो,
तो इस टाइम पे y का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। और इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर 1,3 जो है वो फंक्शन में होगा। फिर सपोज करो कि x की जगह पर आप 2 डालो, एकदम ध्यान से सुनते रहना। हाँ, तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि 2,4 जो है वो फंक्शन में प्रेजेंट होगा। अब सपोज करो कि आप x के जगह पर -2 डाल दे, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर -2,0 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो फंक्शन में प्रेजेंट होगा, ऐसा मन में सोच सकते हो। और जब आप मान लो कि डोमेन लेना चाहोगे इस फंक्शन का, ये वाले फंक्शन का, तो उस टाइम पे यू आर सपोज्ड टू टेक ऑल दीज वैल्यूज। 1 को भी लेना है आपको, 2 को भी लेना है, -2 को भी लेना है, सबको लेना है। उन सारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को लेना है आपको, जिसको इस इक्वेशन में डालने के बाद आपको जो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है वो रियल मिला, है ना। अगर यहाँ पर कोई ऐसा x पॉसिबल होता जिसको इस इक्वेशन में डालने के बाद y का वैल्यू रियल नहीं आता, कुछ अटपटा आता, इनफाइनाइट आ जाता, अनडिफाइंड आ जाता, ठीक है, कुछ वैसा उल्टा पुल्टा आता, तो उस टाइम पे हम उस x के वैल्यू को डोमेन में काउंट नहीं कर पाते। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ। यहाँ सर नहीं समझा। इसका बेटा इस साइड वाला एग्जांपल देखते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखो, एट x इक्वल टू, सपोज करो कि 1 ले लो, यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। 1/3। एट x इक्वल टू आप मान लो कि 2 ले लो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4। एट x इक्वल टू -2 ले लो, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/0। अब कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाले का मतलब क्या होगा कि 1,1/3 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो f में प्रेजेंट। सेकेंड वाले का क्या मतलब होगा कि 2,1/4 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो f में प्रेजेंट है। अभी लेकिन ये लास्ट वाले का मतलब मैं क्या समझू, -2,1/0 f में प्रेजेंट है, इसका क्या मीनिंग होगा? ये तो एकदम मतलब सेंसलेस बात होगा, क्योंकि 1/0 का तो कोई वैल्यू होगा ही नहीं ना। बात आ रहा है समझ? तो जब मैं यहाँ पर बेटा डोमेन इमेजिन करूंगा तो उस टाइम पे मैं सारे x के वैल्यूज को लूंगा एक्सेप्ट -2 को। -2 को नहीं लूंगा मैं। क्यों नहीं लूंगा मैं? क्योंकि -2 कोई ढंग का ऑर्डर्ड पेयर जनरेट ही नहीं कर पाया। बात आया समझ? हाँ सर। तो आप ऊपर अब एक बार डेफिनेशन को और पढ़ो, इस बार शायद ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ सर, समझ गया। बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, डोमेन का डेफिनेशन आया समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। थोड़ा पूरा पूरा। ओके। अब इनफैक्ट मैं इतना जब यहाँ पर डिस्कस कर ही ली है तो एक चीज और बता देता हूँ कि आने वाले समय में भी जब हम डोमेन का क्वेश्चन करेंगे ना, बेस्ड ऑन सेकंड डेफिनेशन, कि मान लो कि कोई हमको फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है और हमको बोला हुआ है कि बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो उस टाइम पे हम जनरली हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम ना इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इक्वेशन को ध्यान से देख के हम ये इमेजिन करने का ट्राई करते हैं कि x के कौन से वैल्यू के लिए y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमको चाहिए कि x के कौन कौन से वैल्यू के लिए y का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैं सही में सोचूं तो डोमेन के सपोर्ट में जो मेंबर्स का क्वांटिटी होगा ना वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, और सारे मेंबर को हम मैनुअली ढूंढ भी नहीं पाएंगे। क्या इस बात के साथ में एग्री करते हो आप लोग? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्योंकि कितना ढूंढोगे यार, इसमें 1 डालो तो भी y एग्जिस्ट करेगा, 1.1 डालो तो भी एग्जिस्ट करेगा, 1.2 डालो तो भी एग्जिस्ट करेगा, 1.3 डालो तो भी एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे तो ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि उन वैल्यूज को ढूंढते हैं जिसके लिए y एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट केस में आप ऐसा कोई वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। क्योंकि x के सारे वैल्यूज के लिए y का कोई ना कोई रियल वैल्यू आ ही जाएगा। ये इक्वेशन ही ऐसे डिफाइन किया होगा। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। तो जब बेटा कोई भी हमको x का ऐसा वैल्यू नहीं मिले ना कि जिसके लिए y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, अगर किसी फंक्शन में मेरे को x का ऐसा कोई वैल्यू ना मिले जिसके लिए y का वैल्यू अनडिफाइंड होगा, तो ऐसे सिचुएशंस में हम बोलते हैं कि भैया इसका जो है वो डोमेन हो गया
इक्वल टू आर, आर यानी कि रियल नंबर्स, ठीक है, कि भाई कुछ भी डालो y का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा आपको। फिर मान लो कि 2 नंबर वाले को देखो, तो 2 नंबर वाले इक्वेशन अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि अच्छा हाँ सर -2 डालने से प्रॉब्लम होगा इसको, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी डालने से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो इसका डोमेन है वो आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि इसका डोमेन हो जाएगा इज इक्वल टू आर माइनस करली ब्रैकेट -2, कि रियल नंबर्स का सारा वैल्यू इसके डोमेन में आएगा एक्सेप्ट -2, क्योंकि -2 को अगर हम डालेंगे तो y का कोई हमको रियल वैल्यू मिल नहीं पाएगा, और इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर जो है वो अल्टीमेटली फ्रेम नहीं हो पाएगा। इसीलिए -2 इसके डोमेन में प्रेजेंट नहीं रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट सारा रियल नंबर इसके डोमेन में प्रेजेंट रहेगा। ये इन जनरल अप्रोच होता है कोई भी गिवन फंक्शन के डोमेन को फाइंड करने का। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। सर। थोड़ा पूरा पूरा। सर वो सेकंड वाला का थर्ड वाला में डज नॉट बिलोंग नहीं होगा। हाँ सर, वही हम पूछ रहा था। नहीं समझा मैं। Does it नहीं belong नहीं, में? अरे वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा था बेटा, तो रहेगा तो डज नॉट बिलोंग, एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर फ्रेम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से मैं एक दो ना और एग्जाम्पल फिर आप लोग से पूछता हूँ, देखता हूँ कि डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया आप लोगों की नहीं समझ में आया। ठीक है, 3 नंबर पे बेटा थोड़ा सोच के बताना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डोमेन क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ऐसा कोई एक्स होगा ही नहीं जिसके लिए यहाँ पर इस इक्वेशन के हिसाब से y का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए। बोलो बच्चों, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। फिर बेटा 4 नंबर पे मैं यदि आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डोमेन क्या होगा? सर, को हटा के सारा हो। क्या चीज को हटा के बेटा? आर। बाकी लोग भी बताओ, कुछ लोग आर कह रहे हैं, विनायक आर बोल रहा है ना? आर होगा। आर होगा, रियल खुशी नंबर आर होगा कि क्या होगा? आर ही होगा सर। आर होगा। आर ही होगा, क्योंकि कभी अनडिफाइंड तो हो ही नहीं पाएगा ना, आप एक्स की जगह पे कुछ भी डाल लो। हाँ सर, वही हमको लगा था अनडिफाइंड। ठीक है, अब लेकिन बेटा इसका सोचो जरा 5 नंबर पे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर, इसमें 2 को हटा के सारा वैल्यूज होगा। आर तो -2 होता है। आर माइनस आर -2। डोमेन इक्वल टू आर माइनस करली ब्रैकेट 2 -2 बेटा, -2 पे भी तो 0 हो जाएगा नीचे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है बताओ? हाँ सर। ओके, तो आई थिंक कि अब सबको अप्रोप्रिएट तरीके से क्लियर हो गया। सब लोग एक बार और कंफर्म कर दो कि क्या ये सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से डोमेन का पूरा मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो एक बार और बेटा इसको रीड करके देख लो आप लोग कि डोमेन का क्या मतलब होता है सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से। डोमेन का मतलब होता है कि सारा वो एक्स का वैल्यूज जो आप उस इक्वेशन में पुट कर सको, ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको उस इक्वेशन से y का वैल्यू जो है वो रियल मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू रियल नहीं हो पाया तो वो x का वैल्यू आपके डोमेन में नहीं आएगा। क्या ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ और सर। जो हमारा डोमेन के बारे में सोचने का अप्रोच है बेटा, अप्रोच इस डेफिनेशन के हिसाब से है कि डेफिनेशन के ऑपोजिट हिसाब से है? स्टूडेंट्स, डोमेन को ढूंढने का तरीका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि ऑपोजिट? ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब हम जब डोमेन ढूंढते हैं किसी भी गिवन फंक्शन का, तो उस टाइम पे हम डोमेन में कौन कौन आएगा ये ढूंढते हैं कि कौन कौन नहीं आएगा ये ढूंढते हैं? कौन कौन नहीं आएगा? नहीं आएगा। कौन कौन नहीं आएगा ढूंढते हैं। और क्यों ढूंढते हैं कौन कौन नहीं आएगा? क्योंकि उसका क्वांटिटी कम होता है। परफेक्ट, क्योंकि उसका क्वांटिटी हमेशा कम होता है। आप डोमेन में कौन कौन आएगा ये ढूंढने जाओगे तो बाल सफेद हो जाएगा, फिर भी सारा मेंबर को ढूंढ नहीं पाओगे। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक डोमेन का पूरा कहानी क्लियर है आप लोग को सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ नोट के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, दो टाइप का ही आता है क्या ये दोनों डेफिनेशन? क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा और प्रोफाइल है, मैं डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम पे। ठीक है,
अभी जस्ट मैं चाहता था कि एक बेसिक आइडिया आप लोग को हो जाए कि भैया डोमेन क्या है और कैसे उसको क्वेश्चंस में सोचना है हम लोग को, ठीक है। अब चौथा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन। इसके बारे में मैं लिखता हूं रेंज ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू second definition means collection of all the values of y that we get after putting all the values of x from the domain in the equation representing the function। सो आराम से धीरे धीरे पढ़ो और पहले समझने का ट्राई करो कि ये क्या बोल रहा है और फिर एक आध एग्जांपल से कुछ डिस्कस करेंगे इस पे। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसे भी बेटा याद करो कि ऑर्डर्ड पेयर अगर x, y मतलब कि जैसे यहाँ हमने बात करा था कि भैया ये वाला फंक्शन है, इसका मतलब है कि जो जो ऑर्डर्ड पेयर x, y इसको सेटिस्फाई करेगा वो एज अ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन के अंदर मौजूद होगा, ये इसका मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप रिकॉल करो कि रेंज का पुराना डेफिनेशन क्या होता था, तो रेंज का डेफिनेशन होता था कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, फ्रॉम ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट इन द गिवन सिचुएशन, ये मतलब होता था रेंज का। रिकॉल करो, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और यहाँ पर बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द y की कलेक्शन ऑफ ऑल द x? वाई। y। और y हम लोग को कैसे मिलेगा? डायरेक्टली मिलेगा कि x का वैल्यू डाल डाल के मिलेगा? का वैल्यू एक्स का डाल वैल्यू। x का वैल्यू डाल डाल के मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखो डेफिनेशन के बतौर मैंने क्या लिखा है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज of y that we get after putting all the values of x from the domain in the equation representing the function, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन के लिए हम लोग को डाल डाल के देखना पड़ेगा, देखने का जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। वो हम लोग ऐसे ही एंटिसिपेट कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, सपोज करो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है। तो पहले तो ये जज करो बेटा कि ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये फंक्शन है? x का कोई भी वैल्यू डालेगा तो y का अलग वैल्यू, y का एक ही वैल्यू आएगा, मतलब एक x डालने पे y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक ही टू आएगा, कभी दो टू नहीं आएगा। बोलो आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो एक बात पक्का है बेटा कि ये फंक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या इसके डोमेन पे कमेंट कर सकते हो तो क्या बोलोगे? रियल नंबर्स। आर, क्योंकि कुछ भी डालो यार कोई दिक्कत नहीं है, y का वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ रियल ही आएगा। बोलो हाँ या ना? बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो बेटा, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ कि डोमेन इसका आर होगा? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके। अब बेटा बात करते हैं इसके रेंज के बारे में। अब रेंज के बारे में देखो कि रेंज क्या होता है, कि रेंज को वैसे तो कैलकुलेट करने का कुछ कुछ मेथड भी है जो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक फीलिंग दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर रेंज का बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो रेंज का बात कैसे कर सकते हैं
क्या आपको लगता है कि x का कोई भी वैल्यू डालने के बाद में हमेशा उसका स्क्वायर होने की वजह से आपको आउटकम हमेशा पॉजिटिव मिलेगा? बोलो हाँ या ना। चाहे आप इनपुट जो है वो पॉजिटिव डालो, चाहे आप इनपुट नेगेटिव डालो, आउटपुट लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा। रिस्पॉन्ड करो या ना। हाँ हाँ सर। और ऐसा हाँ। होने की वजह से बेटा आपको लगता है कि जो मिनिमम आउटपुट है इसका वो 0 होगा? 0 से छोटा आउटपुट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट तो ये कभी देगा नहीं। और x इक्वल टू अगर 0 डालते हो तो 0 स्क्वायर का वैल्यू 0, उस टाइम पे y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा? 0। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर आ रहा है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस के बाद में क्या हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि y का जो वैल्यू है वो 0 से बिगिन होंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी 0 से छोटा नहीं होगा इस सिचुएशन के हिसाब से? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर कोई अगर मेरे से पूछे कि रेंज क्या है, तो मैं बोलूंगा कि इसका रेंज हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। और यहाँ पे ना डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि द वैल्यूज ऑफ y that we get after putting all the values of x from the domain of the equation representing the function। अब इसका मन में ऐसा मत बिठा लेना कि क्या सर हमको डोमेन का एक एक पॉइंट डाल डाल के देखना पड़ेगा। क्या डाल के बेटा कुछ नहीं देखना पड़ेगा, होगा तो सारा चीज इमेजिनेशन से ही, ठीक है, ये मान लो कि कैलकुलेशन से। लेकिन हाँ इन जनरल बोलते समय हम लोग को यही बोलना पड़ेगा कि डोमेन के अंदर से जितना भी वैल्यूज है उसको हम इमेजिन करेंगे कि हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं एक्स के जगह पे, और उस टाइम पे हम इमेजिन करेंगे कि डोमेन का सारा वैल्यू अगर मैं एक्स के जगह डालूं तो वाई क्या क्या वैल्यू ले सकता है, और वाई जो जो वैल्यू लेगा उसका जो कलेक्शन तैयार होगा उसी कलेक्शन को हम बोलेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। ये चीज सबको एकदम अच्छे से समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा हाँ आया सर। बेटा कि पूरा आया? पूरा सर। ओके। इसके बाद बेटा अब हो गया डोमेन रेंज का बात हम लोगों ने कर लिया। इसके अंदर एक दो ऐसे छुटपुट पॉइंट है उसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। एक सपोज करो कि 5वां पॉइंट है, इफ एफ डॉट डॉट कैपिटल ए एरो बी, इसको पढ़ा जाता है फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और इसका मतलब होता है कि दैट इज जो फंक्शन रहा होगा वो सबसेट रहा होगा ए इंटू बी का। तो ये वाला बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इस सिचुएशन में पिछले क्लास में अपन ने बात करा था कि इस सिचुएशन में अगर क्लियरली ऐसा कुछ हमको बोला हुआ है ना फंक्शन के बारे में कि फंक्शन यहाँ से यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है, तो उस टाइम पे डोमेन वोमेन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। डोमेन आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि ए होगा, और को डोमेन आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो कि बी होगा, और रेंज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करो कि इक्वेशन दे के बस छोड़ दिया, आपको ये बताया नहीं कि फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है और क्या है क्या नहीं है, उस टाइम पे आपको डोमेन रेंज दोनों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी भी फंक्शन डिफाइन भी किया है, साथ में ऐसा कोई स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे डोमेन अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कैपिटल ए ही हम लोग का क्या डोमेन होगा। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ ओके ऑल राइट बेटा। इसके बाद एक 5वां के बाद में 6ठा पॉइंट, ये सबसे खतरनाक डेंजरस पॉइंट है। इसको थोड़ा अच्छे से समझने का ट्राई करना आप लोग, और इसमें कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ पूछना, शर्माना बिल्कुल मत, ठीक है। 6ठे पॉइंट पे देखो मैं क्या डिस्कस करूंगा आप लोगों से। एवरी फंक्शन will always have two prospects. Two prospects of looking at it. Two prospects of looking at it. Number one, algebraic, जिसको आप बोल सकते हो कि इक्वेशन का फॉर्म होगा।
और दूसरा जियोमेट्रिक, जिसको आप समझ सकते हो कि ग्राफ का फॉर्म होगा ग्राफ इन एक्स वाई और कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट पे दोबारा घूम के आएंगे। मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा ये सिचुएशन आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम लोग इस पे वापस बात करें। सपोज करो से ये कोई इक्वेशन है मेरे पास में y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि ये फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है? है फंक्शन है। ओके, फंक्शन है ये, वेरी गुड। तो अब बेटा इस सिचुएशन में ऐसा करते हैं कि x का थोड़ा बहुत वैल्यू डाल के थोड़ा बहुत ऑर्डर्ड पेयर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, से एट x इक्वल टू 0 आप बताओ y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 0,1 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो क्या होगा, आपके फंक्शन को बिलोंग करेगा। फिर एट x इक्वल टू 1 कितना होगा y का वैल्यू? 2। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1,2 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो f को बिलोंग करेगा। फिर सपोज करो कि एक ऑर्डर्ड पेयर और निकालो एट x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 2,3 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी f को बिलोंग करेगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि बेटा ऐसा इस फंक्शन को, ये वाले फंक्शन को इस टाइप का बिलोंग करने वाला ऑर्डर्ड पेयर का क्वांटिटी कितना होगा? इनफाइनाइट कि फाइनाइट? इनफाइनाइट। अब चमत्कारी बात क्या है, मैजिकल बात क्या है कि उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को क्या आपको लगता है कि हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, लेट अस प्लॉट एंड लेट अस सी क्या होता है उससे। अब सही बताऊं तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ निकल के आएगा। यस, ठीक है, ये पॉइंट है बेटा 0,1, 0,1। फिर नेक्स्ट आपने बोला 1,2, वो कहीं यहाँ पर होगा 1,2। और फिर नेक्स्ट ने आपने बोला कि 2,3। ठीक है, तो वो कहीं पर यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो फंक्शन होगा ना उसको सेटिस्फाई करने वाला जितना ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, ठीक है, उन सारी ऑर्डर्ड पेयर्स को अगर हम फ्री हैंड से ज्वाइन करें तो हमेशा हमको इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर में कोई ना कोई एक ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। इस केस में दैट इज इन द शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरी कि हमेशा यही वाली शेप में रहे, शेप कोई और भी हो सकता है। बट कहने का मतलब है कि जो फंक्शन ये वाला था ना उसको देखने का दो प्रोस्पेक्ट है। एक प्रोस्पेक्ट है कि आप उसको y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की तरह देखो, और आप इसी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को ये वाले डायग्राम के तरह भी देख सकते हो जो कार्टेशियन प्लेन में बनाया हुआ है। दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब आप कोई भी फंक्शन जब उठाओगे ना बेटा, तो फंक्शन अगर आप एल्जेब्राइक फॉर्म में उठा रहे हो तो आपके हाथ में क्या रहेगा, एक इक्वेशन रहेगा। उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला आप 3-4 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ दो, उसको आप एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर लो। प्लॉट करने के बाद में आप उस सारे ऑर्डर्ड पेयर को फ्री हैंड से जोड़ दो। तो जब आप जोड़ोगे तो यू विल सी कि एक ज्योमेट्रिकल ग्राफ आपके सामने में बन के खड़ा हो जाएगा, और वो जो ग्राफ होगा वो उसी इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। और दुनिया का जितना भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को देखने का या समझने का हमेशा हमारे पास में दो प्रोस्पेक्ट होगा। एक प्रोस्पेक्ट एल्जेब्राइक जिसके अंदर में हम उसका इक्वेशन वाला चेहरा देखेंगे, और दूसरा प्रोस्पेक्ट बेटा ज्योमेट्रिक जिसके अंदर में हम उसका ग्राफ वाला चेहरा देखेंगे। और ये दोनों चेहरा दो अलग अलग चीज नहीं है, दे बोथ आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर। खाली एक जो है वो फंक्शन का एल्जेब्रिक फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो है वो फंक्शन का ग्राफिकल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, हाँ खुशी बताओ। सर वो सेट थ्योरी वाला अप्रोच या ऑर्डर्ड पेयर अप्रोच नहीं होगा के साथ में एक प्रोस्पेक्ट? एक प्रोस्पेक्ट वो होगा बेटा, लेकिन मैं अभी सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से फोकस कर रहा हूँ। फर्स्ट डेफिनेशन को एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी यहाँ पे।
ठीक है सर। आप सेट थ्योरी के हिसाब से भी सोचो तो भी तो बेटा यही सोचे ना कि यही तो वो सारा का सारा पॉइंट्स का ये ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा। हाँ बात आया समझ? हाँ सर। तो कहने का मतलब है कि जैसे बेटा हम लोग एक 5 का सिक्का देखते हैं, उसके एक तरफ हेड रहता है और एक तरफ वो 5 लिखा हुआ रहता है जिसको हम लोग टेल बोलते हैं। अब चाहे आप उसको कोई भी साइड से देखो, 5 का सिक्का तो 5 का सिक्का ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये मान लो कि कोई आप 10 रुपए का नोट देखो, तो नोट के एक तरफ गांधी जी का फोटो होता है और एक तरफ गांधी जी का फोटो नहीं होता। लेकिन आप चाहे जो भी साइड से देखो, हमेशा वो क्या रहेगा तो 10 का नोट ही। हाँ तो उसी तरीके से फंक्शन को भी देखने का बेटा हमेशा 2 प्रोस्पेक्ट होता है। एक प्रोस्पेक्ट होता है कि आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया जाए, इक्वेशन के फॉर्म में आपको हमेशा जो है वो फंक्शन ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा जिसके अंदर में x का एक वैल्यू डालने पे हमेशा y का करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू मिलना चाहिए, एक वैल्यू मिलना चाहिए। ऐसा कोई भी इक्वेशन है तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। और इसी इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक क्या एग्जिस्ट करेगा, ग्राफ। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। इसी वजह से बेटा मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि y इज इक्वल टू ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस 1 को। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके। और हमारे सिलेबस में इन जनरल बेटा कभी भी हमको अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो ये वाले अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से 2-4 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ के हम उसका ग्राफ ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रैंडमली ग्राफ दिया हुआ हो और उससे पूछा हुआ हो कि बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा, तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। अभी के लेवल पे हम लोग वो वाला काम नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। मतलब हम फंक्शन के एल्जेब्राइक प्रोस्पेक्ट से फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ से फंक्शन का इक्वेशन नहीं ढूंढ सकते हैं। क्या ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। ओके। दूसरा एक दो और इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि जैसे इस फंक्शन के अंदर में आप लोग बताओ मेरे को वापस से कि डोमेन का मतलब क्या था? एक्स के वैल्यूज का कलेक्शन। y के वैल्यूज। बेटा थोड़ा ध्यान से सोच के बताओ। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू का कि वाई का? एक्स। एक्स का। तो किसी का भी जब बेटा ग्राफ बनाया हुआ रहेगा तो उस टाइम पे डोमेन का मतलब है कि उस ग्राफ के अंदर में एक्स एक्सेस का कितना पोर्शन कवर किया हुआ है, क्योंकि एक्स का वैल्यूज कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, एक्स एक्सेस पे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो एक्स एक्सेस पे वो ग्राफ जितना पोर्शन कवर कर रहा है, यहाँ पे तो खैर पूरा ही एक्स एक्सेस कवर कर रहा है क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर। लेकिन अगर इसका डोमेन थोड़ा छोटा होता तो उसका जो ग्राफ बनता वो एक्स एक्सेस पे पूरा पोर्शन कवर भी नहीं करता, वो एक लिमिटेड पोर्शन कवर करता। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ग्राफ के अंदर में एक्स एक्सेस का जितना पोर्शन कवर होगा दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ग्राफ के अंदर में वाई एक्सेस का जितना पोर्शन कवर होगा दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता था, वाई के वैल्यूज का कलेक्शन। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके ओके। अब मैं एक और सेंसिटिव बात आप लोगों के साथ में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है, इतना एनसीईआरटी में चाहिए नहीं, बट फिर भी चलो इतना कुछ जब आप लोग सुन लिए हो, मैं चाहता हूँ कि एक चीज और आप लोग की जानकारी में रहे, ठीक है? वो भी आप लोग जानो। जैसे बेटा मेरे को बताओ कि किसी भी रैंडम फंक्शन को, मतलब फंक्शन को, रैंडम इक्वेशन को फंक्शन बनने के लिए कंडीशन क्या है कि x का एक वैल्यू डालने पे हमेशा y का करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। इसी तरीके से बेटा ग्राफ के लिए भी एक टेस्ट है। आप रैंडमली कोई भी ग्राफ को देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि वो फंक्शन का ग्राफ है कि फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है? मैं बताता हूँ कि वो टेस्ट क्या है। ये चीज आप लोग को एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चाहिए, बट फिर भी ऐसे जान के रखिए। सपोज करो कि एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है? इस टाइप से ऐसा ग्राफ है। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि बेटा इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ फंक्शन का हो सकता है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं हो सकता है, तो उसको चेक करने का, हाँ फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला नहीं है, उसको चेक करने का तरीका होता है, उसको हम लोग मैथ्स में बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं बताओ? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहने का मतलब बेटा आप अपने फंक्शन के ग्राफ के ऊपर में बहुत सारा वर्टिकल लाइन से इमेजिन करो, बहुत सारा, ठीक है? और एक भी वर्टिकल लाइन अगर आपको ऐसा मिल गया जो आपके फंक्शन के ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो वो वाला ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा।
लेकिन अगर आपको एक भी ऐसा वर्टिकल लाइन नहीं मिला जो आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो वो वाला ग्राफ फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। जैसे इसमें देखो कि ये लाइन अगर मैं बनाऊं तो ये 2 पॉइंट पे काट रहा है इसको, तो ये वाला जो है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। सपोज करो कि मैं एक और बनाता हूं, देखना ध्यान से कि कुछ दूर तक तो ऐसा है, फिर कुछ दूर तक ऐसा है, फिर ऐसा है। ये मान लो कि आपका फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें क्या बोलोगे कि ये वाला जो ग्राफ है थर्ड वाला, नहीं होगा। ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठीक है, थोड़े दूर तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फुलफिल कर रहा है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद में क्या हुआ कि ऐसा एक पोर्शन आया जहाँ पे एक लाइन इसको काफी सारे पॉइंट्स पे काट रहा है, ठीक है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। अब पूछोगे सर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल। देखो आप कि x का जब आप ये वैल्यू लोगे तो फंक्शन के ऊपर में ये पॉइंट भी लाई करेगा और ये पॉइंट भी लाई करेगा। मतलब x के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास में y का कितना वैल्यू होगा? 2 वैल्यू होगा। मतलब x के एक वैल्यू के पास में कितना पेयर अप होगा? एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा सर। एक से ज्यादा। वो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि उसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट है। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो इसीलिए अब रैप अप करने से पहले बेटा एक बार मैं ये चीज वापस समझा देता हूं आपको। देखो कि इक्वेशन के केस में हाउ टू जज वेदर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। तो द आंसर इज कि x का वैल्यू डाल डाल के देखो, देयर शुड बी नो सच x जिसको डालने पे इन द इक्वेशन ऑफ फंक्शन वी गेट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। ये वाले क्राइटेरिया से वी कैन जज कि whether a given equation is representing a function or not. And in case of graph, the name of the test is vertical line test. कि अगर रैंडमली कोई ग्राफ आपके सामने में बना के पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस ग्राफ में आप खूब सारा वर्टिकल लाइन बनाइए। अगर एक भी वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट रहा है, देन इट विल नॉट बी अ फंक्शन। और अगर सारा वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही काट रहा है, देन इट विल बी अ फंक्शन, ठीक है। और 2 पॉइंट को मतलब 2 पॉइंट पे अगर वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को काट रहा है तो इससे पंगा क्या होगा? पंगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि x का एक वैल्यू डालने पे y का आपको करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू मिलेगा? 2, जो कि ऐसा क्रिएट करेगा कि 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है विथ सेम प्री इमेज। लेकिन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि सारे ऑर्डर्ड पेयर में प्री इमेज जो है वो यूनिक होना चाहिए, वो सेम कभी नहीं होना चाहिए। बोलो याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। तो क्या ये ग्राफ को क्रॉस चेक करने का तरीका समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया। ओके, और फंक्शन का 2 प्रोस्पेक्ट एग्जिस्ट करेगा, वो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। कि कोई भी फंक्शन को समझने का या उसके बारे में स्टडी करने का 2 तरीका होगा। एक होगा अलजेब्राइक तरीका जिसमें हम फंक्शन को किस तरह से सोचेंगे, इक्वेशन के तरीके से, और दूसरा तरीका होगा ज्योमेट्रिकल तरीका जिसमें हम फंक्शन को किस तरीके से सोचेंगे, ग्राफ के तरीके से। तो अगर मैं पूछूं कि एक फंक्शन का कितना चेहरा हो सकता है तो आप क्या बोलोगे? 1 या 2? 2 चेहरा। 2। नाम बताओ क्या क्या? अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक। अलजेब्राइक के टाइम पे फंक्शन कैसा दिखाई देता है हम लोग को? इक्वेशन की जैसे। इक्वेशन। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो बेटा। और ज्योमेट्रिक के टाइम पे फंक्शन कैसा दिखाई देता है हम लोग को? ग्राफ के तरीके से। कोई भी इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा ये हम जज कर पाएंगे कैसे? हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए यूनिक y होना चाहिए। यूनिक y होना चाहिए। अगर किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए एक से ज्यादा y आया तो वो इक्वेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और ज्योमेट्री के तरीके से किसी ग्राफ को कैसे जज करेंगे कि वो ग्राफ मतलब क्या है कि फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं? वर्टिकल लाइन चुना। वर्टिकल लाइन। बहुत सारा वर्टिकल लाइन बनाना है और वर्टिकल लाइन को क्या करना पड़ेगा बोलो? ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काट। ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटना पड़ेगा। कोई भी वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे काटेगा तो वो फंक्शन का ग्राफ होगा कि फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा ये वाला अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हुआ कि अभी बस इसको रट रहे हो कि हाँ बस नहीं होगा? नहीं सर, हो गया। हो गया ना क्लियर? चलो ठीक है हाँ, बेटा। सर। तो आज के क्लास को यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आज मैंने जितना पढ़ाया इन सारे को एकदम ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं घर पे, और अगले क्लास में फिर इन सारे चीजों को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना।
हाँ सर। हाँ सर। चलो ओके देन बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। सर एक बार इसके प्रीवियस पेज को दिखा पाएंगे?